गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है 29 अप्रैल 2020 यानी वेडनेसडे है। तो गाइस करंट अफेयर्स वॉच टॉक में आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से मैं आपके सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करूंगा। लेकिन वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखते हैं कुछ खूबसूरत लाइनें। तो गाइस बहुत सुंदर लाइनें हैं, देखिए क्या लिखा है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न बनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। गाइस बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। अगर आपको समझ आ रही है तो आप यही समझेंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कि कोई ऐसे कार्य करने हैं जिससे आपकी महानता हो। गाइस आपको मैं एक चीज बता दूं कि कोई भी इंसान अपने नाम से जो है वो महान नहीं बनता। आज आज अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को याद करते हैं तो ये इसलिए नहीं याद उन्हें किया जाता कि उनका नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम जी था। गाइस उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो भारत के लिए आने वाली पीढ़ियों में कोई नहीं कर पाएगा। तो गाइस अच्छे कामों से इंसान जाना जाता है। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो गाइस मिनिमम मैं समझता हूं कि आप ग्रेजुएट होंगे। और एक ग्रेजुएट होने के नाते अपनी तैयारी करते करते आपको क्या करना है कि आपके आसपास अगर कोई गरीब बच्चा है, वो एजुकेशन जो है वो या ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो गाइज ये आपकी मॉरल, सोशल और एक प्रकार की रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस प्रकार की एजुकेशन आपके पास है, ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। तो गाइज ईश्वर की इस कृतज्ञता का आपको पालन करना है। आपको ये उधार किस प्रकार से चुकाना है, जो कोई भी आपके आसपास नजदीक में विसिनिटी में गाइज जो सीरियस कैंडिडेट है, आपको उसको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाना है। तो गाइज अगर आप लाइफ में इसी प्रकार के अच्छे कार्य करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, मैं चाहता नहीं, मैं ये मनोकामना करता हूं, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सदियों तक, युगों तक जियो। लेकिन गाइज क्या है कि ये जो मौत है ये अनिवार्य है। तो गाइज जिस दिन हम इस प्रकार की दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो हमने ऐसे काम किए हुए होने चाहिए कि पूरा जग जो है हमारी मौत के ऊपर रोए। तो गाइस बहुत खूबसूरत लाइनें थी। अगर आपके पास इस प्रकार की सुंदर कोटेशंस हैं गाइस, आप almightyguidance@gmail.com इस पर मेल करें। तो गाइस देखते हैं आज की क्लास। तो गाइस करंट अफेयर्स वॉच टॉक में हम लगातार कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं जो लगातार एग्जाम से रिलेवेंस रखने वाले न्यूज़पेपर्स में अपनी जगह बनाए हुए हैं या कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स में भी जगह बनाए हुए हैं। तो गाइस मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल की है, चाहे स्टेट लेवल की है, चाहे यूटी लेवल की है, गाइस दिन ब दिन करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो प्रिलिमिनरी किसी का एग्जाम हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, तो गाइस ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं या करंट इश्यूज जो लगातार न्यूज में चल रहे हैं, इनकी वेटेज लगातार बढ़ती जा रही है। यानी आपका लगभग 30% से ज्यादा जो एग्जाम है इसी प्रकार की करंट अफेयर की वीडियो से आने वाला है। तो गाइस बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, आज भी देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो गाइस स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूएन चार्टर। कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, कि एक यूएन में चार्टर लाया गया, उसे पास किया गया, और ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट होती है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है, द काउंसिल्स प्रेसिडेंसी इज अ कैपेसिटी दैट रोटेट्स एवरी मंथ अमंग इट्स 15 मेंबर्स। तो गाइज मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा कि इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से परमानेंट हैं और कौन कौन से जो हैं टेम्परेरी होते हैं या ऑब्जर्वर स्टेटस होता है। तो गाइस कुल मिला के इसमें 15 मेंबर्स होते हैं और हर एक मेंबर के पास जो है, यानी मंथ वाइज एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 बार जो है इसकी हर महीने में प्रेसिडेंसी चेंज होती है। अभी रिसेंटली मार्च महीने का जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंसी किसके पास थी, वो चाइना के पास थी। तो गाइस किसके पास है प्रेसिडेंसी, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो हर एक साल, हर एक महीने चेंज होती है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसके रिगार्डिंग? तो गाइस आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए कह रहा वन ओनली, बी कह रहा टू ओनली, सी कह रहा बोथ वन एंड टू, डी कह रहा नाइदर वन नॉर टू। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं। एक्सप्लेनेशन में और हम डिटेल में देखते हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूएन चार्टर।
इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू वर्क टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो गाइज ये जो यूएनएससी है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर हर एक कंट्री में जो है वो पीस होनी चाहिए, लोगों की सिक्योरिटी होनी चाहिए। यानी किसी प्रकार की जो जिस प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स का दिन ब दिन ग्रोथ हो रहा है, तो इन सब के बीच में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना ये ऑब्जेक्टिव है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। द काउंसिल हैज 15 मेंबर्स, द 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 2 इयर्स। तो गाइस इसमें 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको हर 2 साल के बाद जो है बदला जाता है। आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये जो P5 परमानेंट 5 कौन है और रिसेंटली जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये कौन कौन से हैं। तो गाइस ये सारी जो चीजें हैं आपको एक A4 शीट के ऊपर तैयार रखनी है, क्योंकि इंटरव्यू लेवल पर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने की काफी संभावना है। The council's presidency is a capacity that rotates every month among its 15 members। तो गाइस इसी प्रकार से आपको स्टेटमेंट में आ सकता है क्वेश्चन कि इसकी प्रेसिडेंसी ईयरली या 2 साल के बाद 5 साल के बाद चेंज होती है। गाइस इसकी प्रेसिडेंसी जो है ये हर महीने के बाद जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में ये चेंज होती है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या रहा है, रिसेंटली द प्रीमियम रेजिडेंसी समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज इट इज ग्रांटेड बाय। कि ये प्रीमियम रेजिडेंसी का एक कंसेप्ट है, ये काफी देर से न्यूज में है या आप इसे न्यूज में देखते हैं। ये प्रीमियम रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट या इस प्रकार की जो सर्टिफिकेशन कौन सी कंट्री देती है, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है सऊदी अरबिया। अब हम डिटेल में देखते हैं कि ये प्रीमियम रेजिडेंसी क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि ये है प्यारा भारत और आपको लोकेशन जो है मैप के थ्रू ट्रेस करनी आनी चाहिए। तो गाइस ये है प्यारा भारत, ये आपका पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, ईरान आ गया, ये पर्शियन गल्फ आ गई, ये आपकी गल्फ ऑफ ओमान आ गई, यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मोज आ गई। तो ये है सऊदी अरबिया, इसको अराबियन पेनिसुला भी कहा जाता है। तो भारत से जो लोकेशन है सऊदी अरबिया की वो ये है और ये आपका आ गया अराबियन सी। तो गाइस अब हम देखते हैं कि द प्रीमियम रेजिडेंसी जो है ये इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा है द प्रीमियम रेजिडेंसी इनफॉर्मली नोन एज सऊदी ग्रीन कार्ड। तो गाइस इसका अदर नेम क्या है, सऊदी ग्रीन कार्ड। इट इज अ रेजिडेंस परमिट इन सऊदी अरबिया दैट ग्रांट्स एक्सपेट्रिएट्स द राइट टू लिव, वर्क एंड ओन बिजनेस एंड प्रॉपर्टी इन द किंगडम विदाउट नीड फॉर अ स्पॉन्सर। तो गाइस बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी हैं। देखिए ये एक प्रकार का सऊदी ग्रीन कार्ड है। ये सऊदी अरबिया में जो विदेशी लोग हैं, एक्सपेट्रिएट्स, वो वहां के नागरिक नहीं हैं, उनको एक प्रकार का राइट देता है, अधिकार देता है कि वे सऊदी अरबिया में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के बिजनेस को अपने नाम कर सकते हैं। एंड प्रॉपर्टी इन द किंगडम विदाउट नीड फॉर अ स्पॉन्सर, और किसी भी प्रकार के स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है। तो गाइस स्पॉन्सर क्या होता है कि इससे पहले क्या होता था कि अगर आपको सऊदी अरबिया में किसी प्रकार का बिजनेस खोलना है या आपको प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है, तो आपको किसी लोकल आदमी जो सऊदी अरबिया का है उसको कॉन्फिडेंस में लेना है, यानी एक प्रकार का एविडेंस उसको रखना है कि एक प्रकार का गवाह ये स्पॉन्सर होगा मेरा कि अगर मैं किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी सऊदी अरबिया में करता हूं तो उसके साथ इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये जो स्पॉन्सरशिप वाला कंसेप्ट है इसको कंप्लीटली जो है अबॉलिश कर दिया जाता है। अब सऊदी ग्रीन कार्ड अब जिसके पास होगा वो वहां पर रह सकता है, काम कर सकता है, उस किसी भी प्रकार का बिजनेस या यादाद है जो उसको अपने नाम कर सकता है। Recently, Saudi Arabia officially started the issuance of permanent premium residency permit to foreigners। तो गाइस इसका ऑफिशियल नेम क्या है, प्रीमियम रेजिडेंसी का परमानेंट प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट टू फॉरेनर्स। इंडियन इन्वेस्टर यूसुफ अली मोहम्मद अली, chairman of the Lulu Group, became one of the first to be given the permanent residency permit by Kingdom of Saudi Arabia। तो गाइस इंडिया से कौन सबसे पहले इन्वेस्टर या बिजनेसमैन बने हैं, ये बने हैं यूसुफ अली मोहम्मद अली एमए। तो गाइस इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता। तो ये प्रीमियम रेजिडेंसी का कंसेप्ट सऊदी अरबिया से है और इसके तहत सऊदी अरबिया अपनी कंट्री में एक प्रकार के परमानेंट रेजिडेंस का सर्टिफिकेट देती है, जिसका पॉपुलरली क्या कहा जाता है, जिसको सऊदी ग्रीन कार्ड। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस अगर मैं कहूं कि इंडियन पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट कोई कंसेप्ट है तो वो है बेसिक डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन, या इसे हम कह सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर।
तो गाइस उसी के रिगार्डिंग आपके पास ये 6 स्टेटमेंट्स हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज एन इंडियन जुडिशियल प्रिंसिपल that the constitution of India has certain basic principles that cannot be altered or destroyed through amendments by the parliament। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार की पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल 368 है, जिसके तहत वो है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट कर सकती है। तो यही कह रहा है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन केशव नंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, क्या करती है ये कि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कभी भी चेंज नहीं कर सकती, उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। और ये बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताता हूं। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज बीन इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड। तो गाइस क्या होता है कि केशव नंदा भारती केस पहुंचता है। देखिए जब तक मैं आपको ये बेसिक कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा तो आपको ये जो क्वेश्चन है यही समझ नहीं आएगा। तो केशव नंदा भारती केस पहुंचता है 1973 में सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें कुछ अलग अलग प्रकार के प्रोविजंस जो होते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसमें ये बताता है कि ठीक है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन से ये पावर मिलती है कि वो किसी भी पार्ट को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसको वो अमेंड कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है या उसमें किसी प्रकार की तब्दीली ला सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप हर काम कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये हम अभी नहीं बताएंगे। ये केस टू केस हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं उनको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो गाइस यही पूछा जा रहा है कि आज तक जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इस डॉक्ट्रिन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे प्रोविजंस जो हैं इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो आपके पास 6 स्टेटमेंट्स हैं, क्या इनमें से कौन कौन सा जो है प्रोविजन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन के अंडर आता है। सबसे पहली स्टेटमेंट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड कह रहा द रूल ऑफ लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वेलफेयर स्टेट। तो गाइस आपके पास ये 6 स्टेटमेंट्स हैं और 6 को देखकर आपने बताना है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में किस किस को इंटरप्रेट किया है। तो गाइस आपको क्या करना है कि आपको करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। ऑप्शन ए कह रहा 1 2 3 4 एंड 5, बी कह रहा 1 3 4 5 एंड 6, सी कह रहा 1 2 4 5 एंड 6, डी कह रहा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी ये जो सारे प्रोविजंस हैं इनको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो अमेंड नहीं कर सकती, इनको कंप्लीटली एबॉलिश नहीं कर सकती। वो क्या क्या प्रोविजंस हैं, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई भी अगर इंसिडेंट भारत में होता है तो उसके ऊपर किस प्रकार का एक्शन लेना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा हुआ है, जो उसी के अकॉर्डिंगली होगी। किसी भी प्रकार का अन्य व्यक्ति, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा जुडिशियल जो है काम इस एक्शन के ऊपर नहीं हो सकता। सेकंड प्रोविजन है कि द रूल ऑफ लॉ, कि किसी भी प्रकार का, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है चाहे एक गरीब आदमी है, अगर वो किसी भी प्रकार के क्राइम को करते हैं तो लॉ में जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उन दोनों के ऊपर वही एक जैसा इंप्लीमेंट होगा। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि किस प्रकार से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हर एक का अपना अपना स्फीयर है, उनको अपने अपने स्फीयर में ही काम करना है। एग्जीक्यूटिव्स का काम जुडिशरी नहीं करेगी, जुडिशरी का काम एग्जीक्यूटिव नहीं करेंगे, एग्जीक्यूटिव का काम लेजिस्लेचर्स जो है लेजिस्लेटिव्स नहीं करेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कि किस प्रकार से इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, तो इसको भी अबॉलिश इंडियन पार्लियामेंट नहीं कर सकती। उसके बाद फिफ्थ प्रोविजन था द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि किसी भी प्रकार की धांधली जो है वो इलेक्शंस में नहीं हो सकती। अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैसा भी अगर इस प्रकार की कोई लॉबी का इस्तेमाल करती है, यानी ऐसे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एस्टेब्लिश करती है या अमेंड करती है जिनके थ्रू उन्हें एडवांटेज मिल सकता है, तो गाइस इस प्रकार का प्रोविजन जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटली अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला पहुंचेगा तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाएगा। उसके बाद वेलफेयर स्टेट, की इंडिया की जो स्टेट है, जो इंडिया है,
इंडिया की सरकार है उसे हमेशा जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनकी वेलफेयर के लिए काम करना है, किसी भी प्रकार का पर्सनल बेनिफिट सरकार में रहते हुए वो नहीं ले सकते। तो गाइज ये स्ट्रक्चर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो गाइस क्या कहा जा रहा है एक्सप्लेनेशन में, सिंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट अडॉप्टेड debates have raised as to the extent of power that parliament should have to amend key provisions। तो गाइस जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से आया तो तब से ही एक प्रकार की ये रसाकसी थी सुप्रीम कोर्ट और इंडियन पार्लियामेंट के बीच में कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इसको अमेंड नहीं कर सकते, पार्लियामेंट ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अथॉरिटी देता है कि आप हर एक प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं। तो किन किन प्रोविजन को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, ये सब डिसाइड किया जाता है किसमें, केशव नंदा भारती केस 1973 में आया। तो इसमें क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हुज मेंबर शेयर्ड सीरियस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रूल्ड बाय अ 7-6 वर्डिक्ट। तो गाइस इसमें क्या होता है, टोटल 13 जजेस थे जिनमें से 7 ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर के फेवर में थे और 6 जो थे इसके अगेंस्ट थे, और यही कारण मेजॉरिटी 7 की थी। और ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसकी डॉक्ट्रिन आज भी इंप्लीमेंट हो रही है। तो इस बेंच ने क्या कहा, दैट द पार्लियामेंट शुड बी रेस्ट्रेंड फ्रॉम अल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The court held that under the article 368 which provides parliament amending powers। तो गाइस आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है वो अथॉरिटी पावर देता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। Something must remain of the original constitution that the new amendment would change। The court did not define the basic structure and only listed a few provisions। तो गाइस क्या होता है कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन तो दे दी, लेकिन किस प्रकार के प्रोविजंस इसमें होंगे इसका कोई भी विवेचन नहीं किया, सिर्फ कुछ चुनिंदा कहे, जैसे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है कि अलग अलग स्टेट्स मिलके इंडिया को बनाती हैं। सेकुलरिज्म कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। डेमोक्रेसी यानी जनता भागीदारी होगी इलेक्शंस के माध्यम से, as being its parts। Since then the court has been adding new features to this concept। तो गाइस उसके बाद लगातार जो है कोर्ट जो है इसमें अलग अलग फीचर्स को इंक्लूड करता जा रहा है। Critics of the doctrine have called it undemocratic since unelected judges can strike down a constitutional amendment। तो गाइस इसके तहत क्या होता है कि अगर किसी भी ऐसे प्रोविजन पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ बनाती है जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आता है तो उसे क्या करते हैं जजेस, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देते हैं। और इस प्रकार से जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जो जनता के द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके प्रोविजंस को भी अनइलेक्टेड जजेस जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं। At the same time, its proponents have hailed the concept as a safety valve against majoritarianism and authoritarianism। तो गाइस जो इसको सपोर्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को, उनका ये मानना है कि ये एक अच्छा कंसेप्ट है। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी सरकार फुल मेजॉरिटी में आती है तो वह कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करेगी। तो गाइस ये जो कंसेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम में ये पूछे जाने की संभावना, गाइस आपको ये अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following statements regarding which of the following statement regarding the Asian premium is true। तो गाइस जैसे मैंने प्रीमियम रेजिडेंसी का कंसेप्ट आपको पढ़ाया उसी के साथ ये मिलता जुलता है, लेकिन ये उससे 100 टाइम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एशियन प्रीमियम के रिगार्डिंग आपके पास चारों ऑप्शंस हैं, चारों में से एक करेक्ट होगा। तो गाइस आपको ये बताना है करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है एक्स्ट्रा चार्ज बीइंग कलेक्टेड बाय ओपेक कंट्रीज फ्रॉम एशियन कंट्रीज व्हेन सेलिंग ऑयल, कि ये एक प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज है एशियन प्रीमियम जो ओपेक कंट्रीज लेती हैं एशियन कंट्रीज से जब ऑयल इनको बेचती हैं। क्या ये करेक्ट है? बी कह रहा है एक्स्ट्रा चार्ज बीइंग कलेक्टेड बाय यूएसए फ्रॉम एशियन कंट्रीज व्हेन डिफेंस इक्विपमेंट्स आर सोल्ड, कि जब यूएसए जो है एशियन कंट्रीज को डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचता है तो उसके बाद जो है ये एक प्रकार का एशियन प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? सी कह रहा है एक्स्ट्रा चार्ज बीइंग कलेक्टेड बाय इंडिया फ्रॉम एशियन कंट्रीज व्हेन सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कि क्या जब इंडिया अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है एशिया की अलग अलग कंट्रीज में बेचता है तो उनमें से जो एक्स्ट्रा चार्ज लगाता है क्या उसे एशियन प्रीमियम कहा जाता है? तो गाइस डी कह रहा नन ऑफ दिस। तो गाइस ये चारों ऑप्शंस में से एक करेक्ट होगा। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर। देखिए गाइस इसका आंसर क्या है कि ये ओपेक होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट
कंट्रीज, तो मैं आपको डिटेल में आगे एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। तो ये कंट्रीज हैं, ये अगर एशिया में किसी भी कंट्री को ऑयल, क्रूड ऑयल की सप्लाई करते हैं तो उसमें एक प्रकार का सरचार्ज लगाते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं। डिटेल में देखते हैं क्या कह रहा है एशियन प्रीमियम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ओपेक है, ये ओपेक क्या है। ओपेक होती है, इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इट कंप्राइजेस 15 मेंबर कंट्रीज। तो गाइस इससे पहले 16 हुआ करती थी, अभी कतर जो है रिसेंटली इसमें से निकला है, तो इसी कारण ये ओपेक जो है काफी ज्यादा न्यूज में है। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें टोटल 15 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, आयर, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड वेनेजुला। तो गाइस ये कुछ कंट्रीज थी। तो क्या है ये एशियन प्रीमियम? इट इज द एक्स्ट्रा चार्ज बीइंग कलेक्टेड बाय ओपेक कंट्रीज फ्रॉम एशियन कंट्रीज व्हेन सेलिंग ऑयल। तो एक प्रकार का जब ऑयल को ये एशियन कंट्रीज में बेचती हैं तो ये ओपेक कंट्रीज जो हैं एक्स्ट्रा टैक्स लगाती हैं, उसी को एशियन प्रीमियम कहा गया है। The premium is determined in large part by the official selling prices set by Saudi Arabia, Iran, Iraq and Kuwait, which supply about 15% of the world's crude among them. तो गाइस इनमें से क्या होता है कि वर्ल्ड में जितना भी क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है 15% से ज्यादा सऊदी अरबिया, ईरान, इराक और कुवैत, ये चारों कंट्रीज जो है मिलकर बेचती हैं और यही सेट करती हैं कि एशिया के ऊपर कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगाना है। यानी अगर यूएस, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका या किसी भी अलग कंट्रीज में, यूरोप में ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है तो उनको कम दामों पर दिया जाता है। अगर एशिया की किसी कंट्री में दिया जाता है तो उनमें ज्यादा दाम जो है वो वसूला जाता है। अब इंडिया इसको लेके क्यों परेशान है? क्योंकि इंडिया विच सोर्सेज 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल सप्लाईज फ्रॉम द ओपेक मेंबर कंट्रीज। तो इंडिया लगभग 85% से ज्यादा जो है तेल वो कहां से खरीदता है? इन्हीं ओपेक कंट्रीज से खरीदता है। It wants producers to offer discounts rather than charge a premium, as today it has become buyer's market. तो गाइस जिस प्रकार से आजकल बायर की ग्राहक की मर्जी है कि वो किसी भी मार्केट से जो है परचेज कर सकता है, तो गाइस इंडिया ये चाहता है कि गल्फ कंट्रीज के साथ या ये जो सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत वगैरह कंट्रीज हैं इनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे बने रहें। और इसके लिए इंडिया क्या चाहता है कि ये जो डिस्काउंट या इलीगल अननेचुरल एक प्रकार का टैक्स है एशियन प्रीमियम, इसको रिमूव किया जाए, भारत से नहीं बल्कि पूरी एशियन कंट्री से। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन है इंडस वाटर ट्रीटी। देखिए जब जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों में तनाव आता है तो ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है न्यूज में आ जाती है। तो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको J&K का अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो गाइस 99% ये चांसेस हैं कि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए। तो गाइस अगर आप इंडिया के भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो J&K काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर। तो ये पूछा जा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये कौन से साल में इसको साइन किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन ए कह रहा 1947, 1960, 1971, 1999। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए इसको साइन किया गया 1960 में। इस ट्रीटी के अंडर क्या होता है कि द शेयरिंग ऑफ वाटर ऑफ द 6 रिवर्स Indus, Chenab, Jhelum, Beas, Ravi and Satluj between India and Pakistan is governed by a treaty the two countries signed on September 19, 1960 known as the Indus Water Treaty। तो गाइस ये जो इंडस, चिनाब, झेलम, ब्यास, रावी और सतलुज ये 6 नदियां हैं। तो इनका पानी किस प्रकार से दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको कौन डिवाइड करता है? ये ट्रीटी करती है जो साइन हुई थी सितंबर 19, 1960। गाइस डेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उस ट्रीटी का क्या नाम है? इंडस वाटर ट्रीटी। द डील वॉज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक आफ्टर 9 years ऑफ नेगोशिएशन। तो गाइस इसमें कौन ब्रोकर का काम करता है? वर्ल्ड बैंक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इस ट्रीटी के अंडर क्या होता है कि इस ट्रीटी में जो ईस्ट वाली 3 रिवर्स हैं यानी ब्यास, रावी और सतलुज, इनका शेयर जो है वाटर का शेयर वो इंडिया यूज करेगा और इंडस, चिनाब और झेलम जो है इन नदियों का पानी पाकिस्तान यूज करेगा। हालांकि इसमें अलग अलग लिमिट्स भी सेट की थी कि इंडिया भी इंडस, चिनाब और झेलम का जो है
वो पानी यूज कर सकता है। तो गाइज आपको क्या करना है कि इस वीडियो के बाद आपको इंडस वाटर ट्रीटी जो है विकिपीडिया पर डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है ये J&K न्यूज में रहता है और इसी कारण आप किसी भी भारत के कोने से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइज अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन या कोई सजेशन है, आपके पास बहुत से माध्यम हैं मैसेज ड्रॉप करने के, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। almightyguidance@gmail.com इस पर आप मेल कर सकते हैं, या फिर 9419166315। तो गाइज इस पर भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर लाइक करें। गाइज हर एक वीडियो का PDF और जो अलग अलग न्यूज पेपर्स हैं अर्ली मॉर्निंग जो है वो ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके ले सकते हैं। गाइज इसके अलावा अलग अलग एग्जाम्स की जो बुक्स होती हैं वो भी कॉम्पिटिटिव बुक्स PDF फॉर्म में यहाँ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। गाइज फेसबुक पर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। गाइज वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।